तक पढ़े थे, याद है? आवाज आ रही है ना? यस सर। बताओ पिछले सप्ताह में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? फॉसिल फ्यूल्स। हाँ, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल। कोई बताएगा व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? Yes, sir. बोलो। Fossil fuels are so called because they were formed over a period of millions of years by the action of heats and pressures. What do you mean by fossil first, then fossil? The dead and decaying matters. matter or plants. Dead and decaying remains of living beings. That is called fossil, and its another name is Fuels. biomass. Fossils are also Yes. known as biomass. And with thousands of years, these fossils are converted into fuels due to action of temperature, pressure, anaerobic bacteria, water, etc. And that fuels are known as fossil fuels. So which are the important fossil fuels we know? Petroleum, natural gas, coal. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। तो पहले दिन हम लोग पढ़ चुके हैं फ्यूल्स के बारे में, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। पिछले सप्ताह में क्लास हम लोग का नहीं हो पाया, दोनों दिन कोई ना कोई कारण से। एक दिन तो रामनवमी की छुट्टी थी और एक दिन किसी टीचर के, प्रिंसिपल के ये के चलते नहीं हुआ। आज 8D के भी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो 8D में जो ऑफलाइन रूटीन है क्लास का, बच्चों को कंफ्यूजन था कल। ओंकार चौधरी शायद क्लास टीचर हैं। 8D के बच्चे हैं ना, सुन रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो Yes, आप लोग क्लास में, क्लास तो ओंकार चौधरी सर को ही केमिस्ट्री का ये हुआ है, दिया गया है। लेकिन अभी चूंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लास में 3 सेक्शन के बदले 4 सेक्शन भी पढ़ा लेता है आदमी, कोई दिक्कत नहीं होता है। अनुज भारती सर को उम्मीद है कि ये क्लास मिलेगा। फिलहाल आज के लिए हमको दिया गया, मतलब मेरा लिंक शेयर किया गया है आज आप लोगों को। हो सकता है यस कल सर, उनका भी लिंक आया है। भारती सर का भी। यस सर। हाँ, तो हो सकता है कि मतलब कल से आप लोग उनका क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे जो लोग नहीं थे उन लोग को बता देते हैं कि हम लोग मतलब इस वीक के पहले वाले वीक में और उसके भी पहले वाले वीक में लेसन 1 स्टार्ट किए थे। 3 चैप्टर पढ़ना है फर्स्ट टर्म में। कौन कौन सा चैप्टर है जी, कोई बताओ 8G के बच्चा? कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना हम लोग को फर्स्ट टर्म में? केमिस्ट्री में सोर्स ऑफ एनर्जी, कंप्यूशन और पॉल्यूशन ऑफ एयर। वेरी गुड। तो ये 3 लेसन है, उसमें सबसे पहला लेसन हम लोग स्टार्ट किए हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। स्क्रीन पे आ रहा होगा डे 2, यानी कि अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो एक दिन का मटेरियल था। अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि कुछ फ्यूल्स, जो फ्यूल्स हम लोग चर्चा किए, कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, वुड हुआ। अच्छा, फ्यूल किसको बोलते हैं? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल? the burning of heat and light. Sir, substance which produce heat on burning in air are called fuels. Very good. The substances which produce heat energy on burning are called in air are called fuels, and these are also known as combustible materials. तो कुछ जो इम्पोर्टेंट फ्यूल्स है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है फ्यूल वो है वुड। वुड को आप में से किन लोगों ने देखा है फ्यूल के रूप में यूज होते हुए? सर हमने। एनीबॉडी सर देखा? हाँ सर यस सर। घर पे यूज होता है फ्यूल, वुड, लकड़ी? सर घर पे नहीं सर, गांव में। गांव में ऐसे घर पे भी होता है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा तो जो छठ पूजा होती है हम लोगों की यहाँ,
यस तो सर, उसमें हवन जो के लिए। खाना बनता है, Yes, चाहे sir. हवन के लिए, हवन तो यस होता सर। है, उसमें तो यूज होता ही होता है, और साथ में जो छठ पूजा का खाना बनता है उसमें वो भी आपको लकड़ी पे ही बनता है, आम की लकड़ी यस लाते हैं लोग और सर गोईठा पे बनता है, गोईठा पर। गोईठा पे जहाँ लकड़ी नहीं मिलता उससे वहाँ यूज किया जाता है, लेकिन मेनली उसमें प्रथा है आम की लकड़ी पे ही बनाने का। तो कहने का यस मतलब है कि आज के मॉडर्न एज में भी थोड़ा बहुत ही सही हम लोग वुड को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। और गांव में तो खास करके क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, गांव में लोग गए बगीचे में घूमने तो वहां से सूखी लकड़ियां थोड़ा सा चुन के ले आए, एक शाम का खाना बनने पर हो गया। तो फ्यूल को हम लोग को अच्छा फ्यूल मानना चाहिए, वुड को अच्छा फ्यूल मानना चाहिए या बुरा फ्यूल मानना चाहिए, या सो मानना चाहिए, और सर क्यों अच्छा मानना मानना चाहिए? हाँ जी, अच्छा मानना चाहिए। यस सर। तो हम लोग को अच्छा अगर फ्यूल है तो एलपीजी की जगह पे वुड ही यूज करना चाहिए घर पे। नो सर, सर। अच्छा No, नहीं है sir. सर, No, एयर sir. पोल्यूशन होता है एयर सर पोल्यूशन, बहुत सर। ये ज्यादा कार्बन यस डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस प्रोड्यूस करता है। वेरी गुड। तो वुड जो है एक सस्ता फ्यूल तो है, आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है खासकर, लेकिन शहरों में आसानी से अवेलेबल नहीं होगा, गांव में हो सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्यूल नहीं है। पहली चीज क्या क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब प्रोड्यूस होगा, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग होगा, और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उसके चलते ग्लेशियर मेल्ट होगा, तो उसके और भी कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। इसके अलावा वुड के लिए अगर आपको लार्ज स्केल पे वुड चाहिए फ्यूल के रूप में तो पेड़ों को काटना पड़ेगा, और पेड़ों को काटेंगे तो वो इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है उसको बिगाड़ेगा, बारिश कम होगी, सूखा पड़ेगा, जंगली जो जीव जंतु हैं उनके रहने का जो घर है, हैबिटेट जो है वो उजड़ जाएगा, तो वो शहरों में आएंगे। न्यूज सुनते ना हम लोग की दिल्ली में या बेंगलोर में कहीं पे पैंथर आ गया बस्ती में, मतलब जहाँ लोग रहते हैं वहां पे घुस गया पैंथर, कभी हाथी चला आया। तो क्यों चला आया? क्योंकि उसका घर तो हम लोग उजाड़ के वहां पे बिल्डिंग्स बना दिए, बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना दिए, तो वो कहाँ जाएगा? उसका तो घर छीन लिए तो हमारे ही घर पे ना आएगा वो घूम फिर के। तो ये सब प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं, कुछ हर्बल प्लांट्स हैं, कुछ फूड के रिलेटेड प्लांट्स हैं, कुछ फ्रूट्स वाले हैं, वो सब भी नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा जो है वुड का कैलोरीफिक वैल्यू इतना नहीं होता है कि आप उसको एक अच्छे फ्यूल के रूप में यूज कर सके। जैसे कि आप चाहते हैं कि जल्दी खाना पक जाए, 10-15 मिनट में आपको खाना बन जाए, लंच बन जाए, तो वो वुड के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका हीट कैलोरीफिक वैल्यू कल बताए थे ना प्रीवियस क्लास में। The amount of heat energy which is produced by complete burning of 1 kilogram of any fuel is called calorific value. 1 किलोग्राम फ्यूल को कंप्लीटली जलाएंगे तो जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो वुड को 1 किलोग्राम वुड को जलाएंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, इसलिए वो कैलोरीफिक वैल्यू उसका कम हो गया। साथ ही साथ इग्निशन टेम्परेचर भी उसका ज्यादा है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कोई बता सकता है? पढ़ना है अभी लेकिन पढ़ाई नहीं है। इग्निशन का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? अच्छा, इसमें से बच्चे तो 8 क्लास के हैं तो गाड़ी चलाते होंगे बहुत सारे बच्चे, बाइक वाइक। सर जिस टेम्परेचर पे कोई फ्यूल आग पकड़ ले उसको इंग्लिश में कहा जाए। वेरी गुड। जिस टेम्परेचर पे कोई फ्यूल जलना स्टार्ट करता है, आग पकड़ता है, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। वो गाड़ी को बता रहे थे कि गाड़ी का जो चाबी होता है ना, जिसको आप डाल के घुमाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होती है, तो उस होल को बोलते हैं इग्निशन की होल, और उस जो चाबी है गाड़ी की उसको इग्निशन की बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि गाड़ी में वो चाबी डाल के जब आप उसको घुमाते हैं, या आजकल तो स्पार्क वाला आ गया है, तो वहां से भी जो सेल्फ बटन दबाते हैं या गाड़ी की चाबी घुमाते हैं तो उससे स्पार्क होता है, और उस स्पार्क से इंजन में जो फ्यूल है वो जलना स्टार्ट होता है। पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी अगर है तो डीजल, तो इसीलिए उसकी कोई इग्निशन की बोलते हैं। इग्निशन मतलब होता है जलना, ज्वलन, ठीक है? तो जिस टेम्परेचर पे कोई फ्यूल जलना स्टार्ट होता है, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे, दैट इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। तो वुड का इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा या कम?
इन कंपेरिजन टू एलपीजी? सर ज्यादा। ज्यादा सर होगा। ज्यादा। तो ज्यादा होगा तो यानी कि वो बेटर फ्यूल नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर लकड़ी गीली हो तब तो और भी ज्यादा होगा। तो इसलिए आपको वुड को बेटर फ्यूल नहीं माना जाता है, हालांकि एक अच्छा फ्यूल है। और इससे एक और प्रॉब्लम होता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे या बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे। व्हाट इज सॉइल इरोजन? एनीबॉडी? So removal the of the first layer of the topmost soil is called from soil the erosion. removal of the topmost layer of the soil is called soil erosion. वेरी गुड। तो टॉप मोस्ट लेयर को रिमूव होने से इसका क्या आफत आ गई कि उसको इतना ज्यादा वेटेज दिया गया? उसका कारण है, आप लोग पढ़े भी होंगे कि टॉप मोस्ट लेयर जो सॉइल का है उसमें ह्यूमस होता है। और ह्यूमस क्या है? वही डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको खाद वाद सर बोलते उससे हैं हम लोग। फर्टिलिटी एकदम कम हो जाता है हाँ, वो सॉइल की soil का। फर्टिलिटी को बढ़ाता है ह्यूमस। तो वो ह्यूमस जो है अगर वॉश आउट हो गया, पानी से बह के चला गया या हवा से उड़ के चला गया, या जानवरों के ज्यादा ओवर ग्रेजिंग के चलते वो टॉप मोस्ट लेयर हट गया, तो दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन। अगर पेड़ों के अंदर धुंध कटाई करेंगे तो जो सॉइल पार्टिकल्स को बांध के रखता है, जो रूट्स प्लांट्स का, वो बांध के नहीं रखेगा तो आसानी से पानी से बह जाएगा, हवा से उड़ जाएगा, और उसके चलते सॉइल इरोजन होगा। और सॉइल इरोजन होगा तो सॉइल फर्टिलिटी कम होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट जो फ्यूल है दैट इज कोल, कोयला। कोयला कैसा, अच्छा कोयला कैसा होता है? अभी तक तो कोयला दिख रहा है, हो सकता है कि आने वाले जनरेशन को सिर्फ फोटो देखने को मिले कोल का। सर काला होता है सर। ब्लैक कलर का होगा या ब्राउनिश ब्लैक कलर का होगा। और अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें मालूम होगा एक सेडिमेंट्री रॉक होता है। सेडिमेंट्री रॉक नाम सुना है कभी? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, कैसे sir. बनता है सेडिमेंट्री रॉक? सर एनीबॉडी? मैग्मा से। मैग्मा तो ये वोल्केनो का हो गया। सेडिमेंट का मतलब क्या होता है मालूम है? सर छोटा छोटा टुकड़ा। सेडिमेंट का मतलब होता सॉइल पार्टिकल्स का छोटा टुकड़ा। हाँ, जो जैसे आप कोई सॉल्यूशन लेते हो, सॉल्यूशन मतलब कि जिसमें लिक्विड हो और उसमें बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के हो, धूल कण हो, तो जब आप थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं उस पानी को तो क्या होता है, वो जो डस्ट पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स है, वो नीचे बैठ जाता है। तो जो नीचे बैठ गया सस्पेंडेड पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज सेडिमेंट। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे गिलास में पानी लिए, उसमें अगर मिट्टी धूल है तो वो नीचे बैठ गया तो सेडिमेंट कहलाएगा। ऐसा ही प्रोसेस होता है आपको जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर को, मिट्टी को बहा के ले जाती हैं, और जहाँ पे कोई टर्निंग होता है या कॉर्नर होता है उस तरह का, तो वहां पे वो सेडिमेंट जो है, वो जो मिट्टी के पार्टिकल हो गए या कंकड़ पत्थर हो गए, वो वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट। और दिनों बढ़ते बढ़ते उनका लेयर एक के ऊपर एक बनते बनते वो एक रॉक की तरह, जैसे हम लोग के जो टीथ है, तो टीथ में क्या होता है, फूड पार्टिकल्स अगर आप ब्रश नहीं करते हैं 2-3 टाइम प्रॉपरली अच्छे से, तो क्या होता है, वो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में जो गैप है वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होके वो पत्थर जैसा हार्ड हो जाते हैं। तो सोचो कि फूड पार्टिकल जैसे सॉफ्ट चीज वो जम करके पत्थर जैसा हो गया, तो वो कंकड़ पत्थर और मिट्टी जम के तो और हार्ड हो जाएगा ना। तो वैसे रॉक को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो कोल भी एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक है। वो कैसे बनता है? हजारों साल में ये जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, बड़े बड़े टुकड़े जो टहनियां हैं पेड़ों के या जानवरों के, बड़े बड़े जानवरों के जो डेड रिमेन्स बोन्स हैं, वो प्रेशर के चलते, कुछ हीट के चलते, कुछ वाटर के एक्शन से, कुछ एनॉर्बिक बैक्टीरिया जो होता है, जो बिना एयर के सरवाइव करते हैं बैक्टीरिया, कुछ ऐसे होते हैं, इनको एनॉर्बिक बैक्टीरिया बोलते हैं,
वो सारे के डिकम्पोजिशन और डिकम्प्रेशन से वो नीचे बैठते बैठते हजारों साल में वो रॉक्स की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, रॉक की तरह हार्ड हो जाता है। तो दैट इज नोन एज कोल। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के जितने भी पावर प्लांट हैं उनमें से मैक्सिमम जो है वो आज भी कोल पे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कौन कौन से टाइप का पावर प्लांट है आपको पता है? एनीबॉडी? सर सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी। ये तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हो गए। कोल सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के जो ट्रेडिशनल हमारे तरीके हैं बनाने के लिए वो मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है थर्मल पावर प्लांट और दूसरा होता है हाइड्रो पावर प्लांट ना, और तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहला मेनली जो है वो थर्मल पावर प्लांट, दूसरा है हाइड्रो पावर प्लांट और तीसरा आजकल जो थोड़े डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ के बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। उस हीट से पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और उस स्टीम के प्रेशर से टरबाइन चलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सेम चीज हाइड्रो पावर प्लांट में होता है। वहां पे यूरेनियम को जलाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े बांध में ऊंचाई पे पानी कलेक्ट किया जाता है, उसमें गेट्स लगे होते हैं। वो गेट को जब खोलेंगे तो पानी स्लोप के रास्ते वो नीचे तेजी से आएगा और नीचे टरबाइंस लगे होते हैं। टरबाइंस के ब्लेड रोटेट करेंगे उस पानी के फोर्स से और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि कोयला को जलाया जाता है, कोयला को जला के हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट से वाटर को बॉयल करते हैं। बॉयल होगा वाटर तो स्टीम बनेगा, स्टीम में प्रेशर होगा, उस प्रेशर से टरबाइन रोटेट होगा ब्लेड और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो दुनिया में जितनी भी बिजली बनती है खास करके डेवलपिंग या अनडेवलप्ड कंट्रीज में, वो मैक्सिमम जो बिजली बनती है वो थर्मल पावर प्लांट यानी कोल को यूज करके बनती है। तो अगर कोयला नहीं हो तो दुनिया में आधे से अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बंद। तो एक समय ऐसा आएगा, जो बेतहाशा हम लोग कोल का माइनिंग कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि कोल बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि यूज करने में तो महीनों लगेंगे और बनने में लाखों हजारों साल लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि इंडिया में कोल कहाँ कहाँ मेनली पाया जाता है, अक्रेंस ऑफ कोल। तो सबसे जो इसके बड़े बड़े जो माइंस हैं, कोल जो है वो जमीन के नीचे मिलेगा, क्योंकि अभी बताया कि वो डीप अर्थ के अंदर आपको जा करके इकट्ठा होगा, जमेगा, तो उसको निकालने के लिए माइनिंग करना पड़ेगा। तो कोल माइंस जो मेनली है वो हमारे झारखंड में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब स्टेट्स में है, इवन बिहार में भी नहीं है। तो इसमें बोकारो, झरिया, धनबाद, ये सब नाम सुने होंगे आप लोग, रानीगंज, ये सब इम्पोर्टेंट आपको कुछ कोल माइंस है जहाँ से कोल निकाला जाता है। और पूरे इंडिया का जो कोल का सप्लाई है इन्हीं कोल माइंस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ जी बोलो, कोई और बोल रहा था? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में? नो सर। नो सर। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल। हालांकि पहले ही बता दिए हैं, लेकिन आप फिर से एक डायग्राम, पिक्चर भी दिख रहा होगा, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो कोल जो है वो सबसे बड़ा फॉसिल फ्यूल है, सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में मिलने वाला। और कैसे बनता है तो आप देखो, जो जो चीज हम बोले हैं कि जो जियोलॉजिकल मीन्स स्क्रीन पे एक वर्ड को अंडरलाइन किए हैं, जियोलॉजिकल। कोई बता सकता है उसका मीनिंग? जियोलॉजी से बना है, भूगोल। जियोलॉजी को क्या बोलते हैं? जियोग्राफी, भूगोल। जियोलॉजी मतलब भूगर्भ, यानी कि जमीन के अंदर जो क्रस्ट है उसके नीचे, तो उसके नीचे कुछ एक्शंस चल रहे हैं। वो एक्शंस किसके चलते चल रहे हैं? टेम्परेचर के चलते, प्रेशर के चलते, एनॉर्बिक बैक्टीरिया के जो डिकम्पोजिशन। अच्छा, डिकम्पोजिशन कोई बता सकता है क्या होता है?
एनीबॉडी? बोलो, श्रेया बोल रही है। सर हाँ, जब कोई जानवर जब मर जाता है उसका शरीर सर स्पॉइल होकर सर सॉइल में डिकम्पोज होना है, मतलब उसमें मिलना है स्टार्ट हो जाता है। हाँ सही है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कन्वर्सन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स इनटू ए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं, जानवर का हो या प्लांट का हो, उस छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और इसको करने के लिए बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एनॉर्बिक बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज करता है फॉसिल और बायोमास को, और विद द टाइम, जैसे आप देख रहे होगे, टाइम के साथ, मतलब समय के साथ, वो प्रेशर, हीट, ये सब के चलते वो नीचे धीरे धीरे दबते जा रहा है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब सबसे पहला जो लेयर बनेगा वो कहलाएगा पीट। अब उसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो सॉलिड मास रॉक जैसा बन जाएगा, और उस रॉक को बोलेंगे कोल। ठीक है? फॉर्मेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ओके, सर लिग्नाइट क्या है? हाँ बता रहे हैं अभी। देखो, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कोल। यानी कोई कोयला ऐसा नहीं कि सारे कोयला जितना मिलता है एक ही टाइप का है। जैसे घर पे खाना बनाने वाला अलग कोल है, जो थर्मल पावर प्लांट में यूज हो रहा है कोल वो अलग है। कभी कभी खाना पकाने के लिए जैसे हलवाई हम लोग लगाते हैं तो वो लोग कुछ दूसरे टाइप का कोल यूज करेगा। हम लोग जो घर पे अपने से खाना बनाएंगे उसमें कुछ दूसरे टाइप का कोल यूज करेंगे। तो सबका अलग अलग टाइप्स है। उसमें आपको मेन टाइप है लिग्नाइट, बिटुमेन्स, एंथ्रासाइट, पीट। पीट इसमें नहीं दिया है। तो पीट जो है वो सबसे मतलब वर्स्ट क्वालिटी का कोल है। यस सर। उसको वर्स्ट क्यों, किसी कोल को अच्छा क्यों कहेंगे और खराब क्यों कहेंगे? तो अच्छा कहेंगे कि जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। फिर से सुनोगे, जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा और जिसमें इम्प्योरिटी सबसे कम होगा। अगर कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और इम्प्योरिटी कम होगा तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी कम करेगा, और साथ में आपका उसका जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए वैसे कोल को जिसमें कार्बन का अमाउंट सबसे ज्यादा और इम्प्योरिटी सबसे कम हो, उसको बोलेंगे बेस्ट कोल या बेटर कोल। तो लिग्नाइट जो है वो यंगेस्ट टाइप कोल है। इसमें सॉफ्ट होगा, मतलब वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समय के साथ साथ वो नीचे दबते जाएगा। तो जो सबसे पहले जो कोल बना वो उतना दबा हुआ नहीं रहेगा, उतना कंप्रेस नहीं रहेगा, वो थोड़ा फ्लफी रहेगा, हल्का रहेगा। तो ये ब्राउन कोल के मतलब पूरी तरह से काला नहीं होता, ब्राउन होता है। इसमें लगभग इसमें परसेंटेज नहीं दिया है कार्बन का, वो बुक में दिया होगा, हम लिखवा देंगे। उसके बाद 38%। हाँ सर 30%। ओके, वो हम लिखवा देंगे आपको। 30% सर पीट का है। तो हाँ, पीट में थोड़ा ज्यादा होता है। तो लिग्नाइट के बाद आपको पीट आ जाएगा। उसके बाद आता है बिटुमेन्स। मतलब जैसे जैसे वो दबते जाएगा कार्बन का अमाउंट भी बढ़ते जाएगा और उतना ही वो हार्ड होते जाएगा। और जब वो हार्ड होगा तो जो इम्प्योरिटीज है, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है, उसका अमाउंट कम होगा। तो हम लोग के घरेलू यूज के लिए जो हम लोग घर पे यूज करते हैं उसमें जो बिटुमेन्स कोल है वो बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है। तो आसानी से जलता है और जितना हीट चाहिए लगभग उतना प्रोड्यूस करता है। तो बिटुमेन्स बेस्ट कोल है फॉर होम कुकिंग। और एंथ्रासाइट जो है वो सबसे हार्डेस्ट कोल है। ठीक है? मोस्ट मेच्योर कोल, मतलब जो सबसे नीचे वाला लेयर मिलेगा कोल का, दैट इज कॉल्ड एंथ्रासाइट। उसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा, और क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज है इसलिए इसका यूज थर्मल पावर प्लांट्स में, और पहले स्टीम इंजन चलते थे रेलगाड़ी में, आजकल भी स्टीम इंजन कहीं कहीं बॉयलर में यूज होता है, तो उसमें यूज किया जाता है। क्योंकि उसमें भी एक बार डाल दिए तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अब जैसे स्टीम इंजन अगर आप लोग कभी देखे होगे या नेट पे सर्च करोगे तो उसमें जो इंजन है वो कभी बंद नहीं होता था, वो
मतलब हमेशा 24 घंटे चलते रहना है, क्योंकि एक बार वो अगर कंबसन बंद हो गया तो फिर उसको स्टार्ट करने में घंटों लगते हैं, इसलिए उसको बंद नहीं किया जाता। कोयला जल रहा है और डालते जाना है, डलते जाना है, जलते जाएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा कोल यूज होता था। और बहुत हार्ड कोल उसमें डालना है, क्योंकि नहीं तो अगर हल्का वाला डालेंगे पीट या बिटमिन या लिग्नाइट तो वो तो तुरंत जल के खत्म हो जाएगा। तो ये सब टाइप्स ऑफ कोल्स हो गए। ये एक डायग्राम है, इसके थ्रू समझाया गया। ये पीट हो गया सबसे फ्लफी, लिग्नाइट उससे थोड़ा हार्ड, बिटमिन और हार्ड, सब बिटमिन हो गया थोड़ा और हार्ड, और एंथ्रासाइट सबसे हार्ड। और इसमें टाइम बढ़ते जाएगा। अगर ये मान लो कि 10,000 साल में बनता है तो हो सकता है कि ये बनने में लाखों साल लग जाए। इट्स क्लियर? यस सर। यस सर। चलो अब आते हैं प्रोसेसिंग ऑफ कोल। ठीक है, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। जैसे प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग का नाम सुने होंगे, कोल प्रोसेसिंग छोड़ दो, फूड प्रोसेसिंग का नाम सुने होंगे कभी? यस सर। क्या होता है फूड प्रोसेसिंग? यस सर। कोई बता सकता है फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? नहीं आवाज आया ठीक से, जोर से बोलो। सर क्या आप पूछ रहे हैं? What do you mean by food processing? जैसे कभी कभी टीवी में ऐड देखते हो ना कि बच्चा सब्जी नहीं खा रहा है या रोटी नहीं खा रहा है, तो उसको पूरा थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर दिए, उस पे सॉस लगा दिए, तो उसको क्या किए, उसका जो रूप है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा चेंज कर दिए। अब जैसे एग्जांपल आपके लिखे हुए भी हम हैं, क्लास में बोलते भी हैं, दूध पीना बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं होता है। बहुत सारे को पसंद भी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं है, इवन हमको भी पसंद नहीं है। लेकिन आइसक्रीम खाना सबको पसंद है, हमको भी पसंद है। इसमें से कोई ऐसा है जिसको आइसक्रीम खाना पसंद नहीं हो? मेरे उम्मीद से सबको पसंद होगा आइसक्रीम खाना। और आइसक्रीम किस चीज से बनता है? दूध से। मिल्क से ही बनता है, दूध से ही बनता है। यस सर। बहुत सारे बच्चे आजकल ये क्या बोलते हैं, चीज, पिज्जा खाते हैं तो उसमें चीज होता है, वो चीज जो है मतलब मिल्क का ही बना होता है। तो मिल्क हम लोग नहीं खाते हैं। मिल्क से बना हुआ कर्ड पसंद है, मिल्क से बना हुआ पनीर पसंद है, मिल्क से बना हुआ आइसक्रीम तो बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब उसके जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो पसंद है, मिल्क उतना पसंद नहीं है। तो क्या हुआ, मिल्क को प्रोसेस करके आपने अलग अलग फॉर्म्स में चेंज कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, उसकी डिमांड बढ़ गई, इम्पोर्टेंस बढ़ गया। तो उसी तरह से कोल जो है फ्यूल तो है, बहुत अच्छा फ्यूल नहीं है। बहुत अच्छा फ्यूल इसलिए नहीं है कि कैलोरीफिक वैल्यू कम है, इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है, और पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बनाएगा। तो अगर हम लोग कोल के फॉर्म को, उसके रूप रंग को थोड़ा सा चेंज कर दें, जिसके चलते उसमें से इम्प्योरिटी जो है वो सारे हट जाएं और उसका जो यूज है, इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ कोल। तो ये कैसे करते हैं वो हम लोग आगे की स्क्रीन में देखते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो जब कोल को, टाइम बहुत कम है इसलिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को समझा के एक्टिविटी नेक्स्ट डे कराएंगे। कोल को जब एयर के लिमिटेड सप्लाई में, जैसे आपके बुक में, डीएवी के बुक में दिया हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई फ्यूल नहीं जल सकता है। तो लिमिटेड सप्लाई मतलब थोड़ा बहुत ऑक्सीजन चाहिए ही, बहुत कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कोल को जलाते हैं एक क्लोज कंटेनर में, तो उससे 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। जो सॉलिड मिलता है उसको बोलते हैं कोक, जो लिक्विड मिलता है उसको बोलते हैं कोल टार, और जो गैस मिलता है उसको बोलते हैं कोल गैस। तो एक कोल से अब आपको 3 प्रोडक्ट मिल गए, कोक, कोल टार और कोल गैस, और ये तीनों ही बहुत यूजफुल प्रोडक्ट हैं। इनका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा हो गया, इग्निशन टेम्परेचर भी कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें से जो भी इम्प्योरिटीज थे कोल के अंदर, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, जिसको जलाने से वो निकल सकता है,
तो वो इम्प्योरिटी सारे रिमूव हो गए। तो जब इम्प्योरिटी रिमूव हो गया तो उसका यूटिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा। अब ये एक्टिविटी दिया हुआ है, मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस पेज का। इसमें आपको डायग्राम भी दिया हुआ है और पूरा एक्टिविटी कैसे करना है वो दिया हुआ है। तो जैसे ये आप एक टेस्ट ट्यूब दिख रहा है या बॉइलिंग ट्यूब, इसमें आपको पाउडर्ड कोल रखा हुआ है, यानी कि कोल को क्रश करके, वो छोटे स्केल के लिए, लेबोरेटरी में कैसे करेंगे उसके लिए है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसका अलग है। और उसमें आप देख रहे हो कि एक टेस्ट ट्यूब लगा हुआ है, सॉरी ये ट्यूब लगा हुआ है, कनेक्टिंग ट्यूब, और ये कॉर्क से बंद है। और चूंकि बंद है तो इसमें एयर बहुत कम हो गया। अब उसको बर्नर से हीट कर रहे हैं, तो आपको देखो यहाँ पे नीचे में एक अमोनिया, ये ब्राउनिश कलर का लिक्विड मिल रहा है जिसको कोल टार बोलते हैं, ब्लैक कलर का या ब्राउनिश कलर का। उसके ऊपर अमोनिया का लिक्विड है,